The chapter is The Making of a Scientist. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientific world with a new theory on how cells work. एक 22 ईयर का साइंटिस्ट सेल्स कैसे काम करता है इसके बारे में एक नया थ्योरी प्रपोज किया. कौन था वो? रिचर्ड एच इब्राइट और उसका कॉलेज रूममेट. ये दोनों मिलकर एक्सप्लेन किए थे एक आर्टिकल में इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस. ये जर्नल का नाम था. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students. ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल था, तो इसमें सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स का थ्योरीज पब्लिश होता था. लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब कोई किसी कॉलेज स्टूडेंट का थ्योरी इसमें पब्लिश किया गया था. स्पोर्ट्स के टर्म्स में जैसे एक एग्जाम्पल दिया है. ये कितना बड़ा बात है ये समझाने के लिए. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक योर फर्स्ट टाइम एट बैट. For Richard Ebright, it was the first. In sports, that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. मतलब स्पोर्ट्स के टर्म में समझो कि 15 साल का एक लड़का होगा जो बड़े लीग्स में 15 ईयर्स के एज से ही खेल रहा है और पहली टाइम वो बैट किया तभी उसका होम रन कंप्लीट हो गया. होम रन क्या होता है बेसबॉल के टर्म्स में वो नीचे समझाया हुआ है. तो बेसिकली ये समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ा बात था. फॉर रिचर्ड इब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स. उनके लिए अभी और अचीवमेंट्स काफ़ी आने वाला था जिसमें से ये पहला था. और ये शुरू कहाँ से हुआ? बटरफ्लाइज से. एन ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग प्लेस है पेंसिल्वेनिया में. तो उसके नॉर्दर्न पोर्शन में इनका बर्थ हुआ. वो अकेले ही चाइल्ड थे, कोई भाई बहन नहीं. तो करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था. आई सर्टनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. तो वो बोलते हैं कि हम अकेले फुटबॉल बेसबॉल ये सब तो नहीं खेल सकते थे, लेकिन हाँ हम अकेले सामान कलेक्ट कर सकते थे. तो हम वही किए. किंडरगार्टन मतलब प्ले स्कूल से लेकर ही उनको बटरफ्लाइज कलेक्ट करने का काफ़ी शौक था. तो वो उसी डिटर्मिनेशन के साथ बटरफ्लाइज वगैरह कलेक्ट किए. ही ऑल्सो फिर वो रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स इस टाइप का सब कुछ कलेक्शन शुरू कर दिया. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट. कभी कभी उनको स्टार्स में इतना इंटरेस्ट आता था कि वो पूरा रात स्टार्स देखते रहते थे. फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड. मतलब शुरू से ही उनमें माइंड तो उनका शार्प था ही, साथ में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी था. सब चीज़ जानने का बहुत ज़्यादा इच्छा था. और उनकी मदर भी उनको इस चीज़ में इनकरेज करती थी. वो उसको ट्रिप्स पे लेकर जाया करती थी. टेलीस्कोप दिलाई, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स और अलग अलग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स उसको दिलाती रहती थी. आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल. उनकी मम्मी बोल रही है कि इब्राइट के एक लौते फ्रेंड बस हम ही थे. उसके बाद आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम friends for him, but at night we just did things together. स्कूल स्टार्ट होने के बाद कभी उसकी मम्मी फ्रेंड्स को घर ले आया करती थी, लेकिन रात में तो फिर वो दोनों अकेले होते थे, तो वो लोग साथ में एक्टिविटीज़ करते थे. रिचर्ड का निकनेम है. तो उनकी मम्मी के लिए रिचर्ड ही उनका पूरा दुनिया था, क्योंकि जब वो 3rd स्टैंडर्ड में था तब उसके पापा का डेथ हो गया था. शी एंड अ सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग इन द डाइनिंग रूम टेबल. अगर करने को साथ में कुछ नहीं होता था तो फिर वो उनके लिए कोई काम ढूंढती थी. फिजिकल वर्क नहीं, लर्निंग थिंग्स. ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न. उनको लर्न करने के लिए अलग अलग चीज़ देती थी. रिचर्ड को उसमें मज़ा आता था. वो लर्न करने लग गया. अपने ग्रेड्स में वो अपने स्कूल में वो टॉप आने लग गया. ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड. बाय द सेकेंड टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, Ebright had collected all 20 species of butterflies found around his hometown. उनके होम टाउन के आसपास जितनी भी टाइप की बटरफ्लाइज मिलती है वो सबको कलेक्ट कर चुके थे. यहाँ नाम लिखा हुआ है देखो. That probably would have been the end of my butterfly collecting. तो लोगों को लगा कि अब बटरफ्लाई का कलेक्शन उसका बंद हो जाएगा क्योंकि आसपास जितना मिलता है वो तो हो चुका. लेकिन उनकी मम्मी उनको एक चिल्ड्रंस का बुक दी, The Travels of Monarch X.
That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. उस बुक मोनार्क बटरफ्लाइज एक टाइप का स्पीसीज है बटरफ्लाइज का, तो उस बुक में लिखा था कि किस तरह से बटरफ्लाइज माइग्रेट करती है, सेंट्रल अमेरिका जाती है। तो इससे उनको लगा कि एक नया दुनिया देखने को मिल रहा है। बुक के एंड में रीडर्स को इनवाइट किया गया था बटरफ्लाई का माइग्रेशन स्टडी करने के लिए। उनको क्या करना था? बटरफ्लाइज को टैग करना था। टैग मतलब क्या होता है? बटरफ्लाइज को केयरफुली कैच करके एक छोटा सा स्टिकर लगाया जाता है उनके विंग्स में, फिर वो फ्लाई करते रहेगी बटरफ्लाई। अगर वही वापस कोई बटरफ्लाई मिला उसी टैग के साथ, इसका मतलब ओरिजिनल बटरफ्लाई का पता चला कि वो घूम फिर के वापस आई, कितना महीना में आई, क्या चेंजेस आया, इस तरह से स्टडी किया जाता है। फिर तो जो ऑथर था वो बटरफ्लाइज टैग करने के लिए बोला था। कौन था ऑथर उसका? डॉक्टर फ्रेडरिक ए यूरकुहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो कनाडा का एक रिसर्चर था जो ये बुक लिखा था, और वो रीडर्स को इनवाइट किया कि तुम लोग खुद से भी बटरफ्लाइज टैग कर सकते हो। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. उनकी मम्मी उस रिसर्चर को लेटर लिखी ये बताते हुए कि मेरा बेटा इंटरेस्टेड है। फिर वो नेसेसरी मटेरियल सेंड किए होंगे। उसके बाद ईब्राइट बटरफ्लाइज को पकड़ कर एक बहुत स्मॉल, बहुत हल्का ग्लू के जैसा था वो टैग्स, उसको पेस्ट कर रहे थे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. किसी को भी कोई टैग्ड बटरफ्लाई अगर मिला आसपास उड़ता हुआ, तो रिसर्चर बोले थे कि वो टैग फिर वापस हमको सेंड करना। तो बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन 6 वीक तक लास्ट किया। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाई वन यू वोंट कैच वेरी मैनी। अगर एक एक करके पकड़ेंगे तो इतना कैच नहीं कर पाएंगे बटरफ्लाइज को, बहुत टाइम लगेगा। तो ईब्राइट क्या किए? खुद एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज अपने बेसमेंट में रेज किए। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. जो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल होता है वो अपने बेसमेंट में कंप्लीट कराए। फिर वो सारे बटरफ्लाइज को टैग कर दिए और छोड़ दिए। तो देखो एक एक करके पकड़ना उनको बहुत बड़ा काम लगा। तो वो पूरा का पूरा बटरफ्लाई को अपने बेसमेंट में, इतने सारे बटरफ्लाइज को अपने बेसमेंट में वो रियर किए। For several years, his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो हजारों बटरफ्लाइज वो अपने बेसमेंट में नर्चर कर रहे थे और टैग करके फिर रिलीज कर देते। इवेंचुअली उनका इंटरेस्ट इस चीज़ से ख़त्म होने लगा क्योंकि बहुत मेहनत का काम था और ज़्यादा फीडबैक भी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कुछ मिलता भी नहीं था। In all the time I did it, only 2 butterflies I had tagged were recaptured. And they were not more than 75 miles apart from where I lived. तो वो thousands of butterflies को टैग किए लेकिन उनको सिर्फ 2 बटरफ्लाई वापस मिली टैग्ड। तो लगा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost. 7th क्लास में जब वो एक साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लिए और हार गए, तब उनको समझ में आया कि साइंस क्या होता है। काफ़ी सैड फीलिंग था वो, सिर्फ चुपचाप बैठे रहना और हार जाना। उनका क्या था एंट्री, मतलब वो उनका एग्जीबिशन में क्या प्रोजेक्ट था कि वो फ्रॉग टिश्यूज़ का स्लाइड्स माइक्रोस्कोप में दिखा रहे थे। तो ये सिर्फ शो करने वाला एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन जो विनर था वो लोग रियल एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ डिस्प्ले वाला चीज़ नहीं था। तो उनमें कंपेटिटिव स्पिरिट काफ़ी था, वो और बढ़ते गया। उनको अब ये था कि नेक्स्ट ईयर साइंस एग्जीबिशन में हम रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बिन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। उनका टॉपिक लगा कि इस इंसेक्ट के ऊपर ही कुछ करेंगे क्योंकि इतने दिन से हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ही रोट टू डॉक्टर अर्क्यूहॉट फॉर आइडियाज़ एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। बहुत सारा सजेशन डॉक्टर अर्क्यूहॉट उनको सजेस्ट किए। फिर तो ईब्राइट उसमें काफ़ी बिजी रहा, हाई स्कूल पूरा उसका उसी में निकल गया और
उनको फिर काउंटी में भी प्राइज़ मिला और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी प्राइज़ मिला। फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो मोनार्क बटरफ्लाइज का जो कैटरपिलर वाला स्टेज है, उस टाइम पे एक डिजीज़ हो जाता है, हर कुछ साल में वो सारे कैटरपिलर्स को ख़त्म कर देता है। तो ईब्राइट को लगा कि हम ये पता करेंगे कि ये कौन सा वायरल डिजीज़ के कारण होता है। उनको लगा कि डिजीज़ एक बीटल के कारण हो रहा है, तो बीटल्स के प्रेजेंट में वो कैटरपिलर्स को रेज किए। आई डिडंट गेट एनी रिजल्ट्स, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। दिस टाइम आई वन। तो उनका कोई रिजल्ट ऐसा कंक्लूसिव निकला नहीं, लेकिन सिंस स्कूल वाले देखे कि वो खुद एफर्ट लिए हैं सब कुछ करने का, तो उनको ही प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। वाइसरॉय एक स्पीसीज है और मोनार्क एक स्पीसीज है। तो वाइसरॉय बटरफ्लाइज वाइसरॉय मोनार्क्स को कॉपी कर रहे हैं। ये स्कूल का थ्योरी था, मतलब ये जो थ्योरी है स्कूल के अकॉर्डिंग उसको प्रूव करना था। क्यों वाइसरॉय कॉपी करता था मोनार्क्स को? बिकॉज बर्ड्स को मोनार्क्स का टेस्ट पसंद नहीं था। तो बर्ड्स क्या करती थी, सिर्फ वाइसरॉयज बटरफ्लाइज को पिक करके खा लेती थी। तो वाइसरॉय बदले में क्या किए, वो लोग धीरे धीरे मोनार्क्स जैसे सिमिलर दिखने लग गए। तो बर्ड को क्या लगेगा कि ये वाइसरॉय नहीं, ये मोनार्क है, और उसको खाना बंद कर देगा। तो उसका स्पीसीज का पॉपुलेशन बच जाएगा ना। इसको इवोल्यूशन बोलते हैं। कि इसके बारे में हम लोग और साइंस में पढ़ेंगे कि नेचर में सर्वाइव करने के लिए धीरे 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 कैसे वो अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं। तो वाइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। सो जितना ज़्यादा वो लोग सेम दिखेगा, बर्ड को पहचानने में कन्फ्यूजन होगा, तो बर्ड वाइसरॉय को कैप्चर नहीं कर पाएगी। ईब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो वो क्या किए, सबसे पहले वो ये देख रहे थे कि क्या कोई बर्ड मोनार्क बटरफ्लाई को खाएगी। He found that a starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it would get. Ebright said later research by other people showed that viceroys probably do copy the monarch. Starling एक बर्ड होती है, तो वो बर्ड फूड नहीं खा रही है, वो जो मोनार्क मिल रहा है फिर वो उसी को खा ले रही है। तो ये प्रोजेक्ट वो अपना जो जूलॉजी डिवीजन में रखे थे वो फर्स्ट आया उनका प्राइज़, और ओवरऑल फेयर में वो 3rd प्राइज़ में आया। हाई स्कूल के 2nd ईयर में रिचर्ड ईब्राइट रिसर्च शुरू किए एक इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू दिस हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। वो काफ़ी एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे कि मोनार्क के प्यूपा स्टेज में जो गोल्ड स्पॉट्स होता है 12, उसका क्या यूज़ है। सबको लगा था कि वो स्पॉट्स ऑर्नामेंटल है, मतलब बटरफ्लाई को सुंदर बनाने के लिए होता है, लेकिन डॉक्टर अर्क्यू हार्ट को ये विश्वास नहीं था। तो आंसर ढूंढने के लिए ईब्राइट और काफ़ी सारे एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स एक डिवाइस डेवलप किए दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। तो स्पॉट से हार्मोन निकलता था जिससे बटरफ्लाई का डेवलपमेंट होता था। तो ईब्राइट का ये प्रोजेक्ट 1st प्लेस स्टैंड किया काउंटी फेयर में, और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी एंट्री मिला। जूलॉजी में फिर वो 3rd हुआ। उनको समर में काम करने का मौका मिला एट द एंटोमोलॉजी लैबोरेटरी। एंटोमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। तो वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च के इंसेक्ट लैबोरेटरी में उनको काम करने का मौका मिला। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiments on the monarch pupa. That year, his project won 1st place at the International Science Fair. फिर से उनका जो नेक्स्ट वो प्रोजेक्ट किए वो 1st आया, तो वापस उनको आर्मी लैबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। सीनियर ईयर में वो एक स्टेप फर्दर गए, मोनार्क के विंग से वो खुद सेल्स लिए और उनको अपने लैब में ग्रो किए ताकि वो खुद से डिवाइड होता जाए, और एक वो नॉर्मल बटरफ्लाई का विंग बन गया। दैट प्रोजेक्ट वन 1st प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर।
He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट्स कर कर के कंपटीशंस विन कर रहे थे, जिसके वजह से उनको अलग अलग लैब्स में काम करने का मौका मिल रहा था. The following summer, after his freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture और उसी हार्मोन के ऊपर वो और ज़्यादा काम किया. बड़ा लैब था तो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स था, तो उसके हेल्प से वो हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर पाए. A year and a half later, during his junior year, Ebright got the idea for his new theory about cell life. It came while he was looking at the X-ray photos of the chemical structure of a hormone. तो उनको आइडिया वो स्ट्राइक किया सेल थ्योरी के बारे में. वो कोई यूरेका या आई हैव गॉट इट टाइप का वर्ड वो नहीं बोले, बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzle, how the cell can read the blueprint of its DNA. हम लोगों को पता है कि DNA न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो हेरिडिटी कंट्रोल करता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. DNA डिसाइड करता है कि सेल कैसा होगा, क्या फंक्शन करेगा. तो DNA ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ है. उनको तब जाकर समझ में आया, वो केमिकल स्ट्रक्चर देखकर, कि किस तरह से सेल DNA को रिकॉग्नाइज करता है. तो Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night, drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. तो प्लास्टिक का मॉडल्स वगैरह यूज़ कर करके वो अपना थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहे थे. जब समझ में सब कुछ आ गया तो उसके ऊपर पेपर लिखे. Surprisingly, no one who knew Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors. Second in his class of 1,510 students, Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. और वहाँ पर वो अपना एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ये जो उनका थ्योरी था उसका एक्सपेरिमेंट वो टेस्ट कर रहे थे. अगर थ्योरी प्रूव्स करेक्ट तो ये आगे के मतलब लाइफ को समझने के लिए, लाइफ प्रोसेसेस को समझने के प्रति एक बहुत बड़ा स्टेप होगा. इट माइट ऑल्सो लीड्स टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस. क्योंकि जब ये समझ में आएगा कि सेल किस तरह से DNA को स्टडी कर रहा है, DNA को समझता है, तो फिर DNA ऑल्टर करके काफ़ी कुछ किया जा सकता है. His high school research into the purpose of the spots of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since he first began collecting butterflies. लेकिन उनका ऐसा भी नहीं था कि वो सिर्फ साइंस में डूबे हुए थे, उनको कोई दूसरा इंटरेस्ट फॉलो करने का, परस्यूट करने का टाइम नहीं था. वो एक चैम्पियन डिबेटर भी बने, पब्लिक स्पीकर भी थे, गुड कैनोइस्ट थे. तो कैनू क्या होता है? एक पतला सा बोट होता है. यू कैन गूगल द फोटो. तो वो भी बहुत अच्छे से चलाते थे. वो काफ़ी आउटडोर पर्सन थे, एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, नेचर का और साइंटिफिक एग्जिबिट्स का फोटोज़ बहुत अच्छे से क्लिक करते थे. इन हाई स्कूल रिचर्ड ईब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट. उनको हर सब्जेक्ट में ए ही मिलता था. लर्निंग उनके लिए ईजी था. ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब. तो लर्न करने में जब उनको ज़्यादा मेहनत लगता नहीं था, तो बाकी का टाइम और एनर्जी फिर वो डिबेट वगैरह में अपना देते थे. ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वाइहायर, his social studies teacher, an advisor to both clubs. वो मॉडल यूनाइटेड नेशंस और डिबेटिंग क्लब के एडवाइज़र भी थे, उनके सोशल स्टडीज़ टीचर भी थे. तो ये टीचर उनके लिए एक परफेक्ट पर्सन था. काफ़ी सारा नया आइडियाज़ वो ईब्राइट को दिए थे. रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वाइहायर सेड, कि वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट देता था. और सबसे ज़्यादा टीचर को इस बात का खुशी था कि here was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. डिबेट में वो डेली 3-4 घंटा देता था, साथ ही साथ वो रिसर्च भी कर रहा है और अपना अलग इंटरेस्ट को भी परस्यू कर रहा है. वो बोलते थे कि रिचर्ड एक काफ़ी कम्पिटिटिव इंसान था, लेकिन बुरे सेंस में नहीं. रिचर्ड कभी भी जीतने के लिए रेस में नहीं पार्ट लेता था कि सिर्फ प्राइज़ मिलेगा हमको.
वो जीतना चाहता था सिर्फ ये देखने के लिए, ये बताने के लिए कि वो बेस्ट है अपने काम में. फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट. और उनका ये एटीट्यूड गलत नहीं था. एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड. उनका माइंड तो बहुत अच्छा था ही, क्यूरियस भी थे, और जीतने का उनमें, सही रीजंस के लिए जीतने का उनमें जुनून भी था. ये सारा क्वालिटीज़ ई ब्राइट में था. फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स opened the world of science to him, Richard E. Bright has never lost his scientific curiosity. जब से वो बुक मिला तब से वो जितने ज़्यादा क्यूरियस थे, आज भी वो उतने ही ज़्यादा क्यूरियस है. दिस इज़ द चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट.